आप सबका स्वागत है। आज की बातचीत की शुरुआत एक ऐसे एक्सपीरियंस से करते हैं जो हम सब के लिए बहुत आम है। स्मार्टफोन पर जीपीएस लगाकर कहीं जाना। हाँ, बिल्कुल। पास का रेस्टोरेंट ढूंढना हो या किसी अनजान शहर में रास्ता खोजना हो, ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। पर एक बात है जिस पर हम शायद ही कभी सोचते हैं। हमारे फोन पर जो लोकेशन दिखती है वो असल में 10 से 11 मीटर तक गलत हो सकती है। और सच कहूं तो रोजमर्रा की जिंदगी में 10-11 मीटर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। रेस्टोरेंट के दरवाजे की जगह अगर हम पार्किंग तक पहुंच गए तो भी काम चल जाता है। चल जाता है, बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, यही 10 मीटर की गलती अगर किसी मिलिट्री ऑपरेशन में हो जहां हर इंच की गिनती होती है, हाँ। वहां ये छोटी सी लगने वाली गलती एक मिशन की कामयाबी और नाकामी के बीच की लकीर बन सकती है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पहेली को समझने वाले हैं। आखिर सैटेलाइट से आने वाले सिग्नल में ये 10-11 मीटर्स की गलती आती कहाँ से है? और इससे भी जरूरी बात, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है? एक जमीन पर बना नेटवर्क जिसे कोर्स कहते हैं, जो इस 10 मीटर की गलती को घटाकर कुछ सेंटीमीटर पर ले आता है। आज की हमारी पड़ताल दो चीजों के इर्द गिर्द घूमेगी। पहला है जीएनएसएस यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स, जिसे हम आम भाषा में जीपीएस कहते हैं। हाँ बिल्कुल। और दूसरा है कॉर्स यानी कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशंस। हमारा मकसद जीएनएसएस की इन लिमिटेशंस को समझना है और ये देखना है कि कॉर्स नेटवर्क इन लिमिटेशंस को कैसे एक अपॉर्चुनिटी में बदल देता है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहले बहुत ही आसान शब्दों में समझाएं, ये जीएनएसएस काम कैसे करता है? हमारे फोन को कैसे पता चलता है कि हम कहाँ हैं? देखिए, इसका बेसिक प्रिंसिपल काफी सीधा है। हमारा फोन या कोई भी जीएनएसएस रिसीवर आसमान में घूम रहे कई सैटेलाइट से लगातार सिग्नल रिसीव करता है। आ सिग्नल में एक तरह का टाइम स्टैम्प होता है कि वो सिग्नल सैटेलाइट से किस वक्त चला था। रिसीवर देखता है कि उसे सिग्नल कितनी देर में मिला। टाइम के फर्क से, इस टाइम के फर्क से वो सैटेलाइट से अपनी दूरी का अंदाजा लगाता है। जब उसे ऐसे 3-4 सैटेलाइट से अपनी दूरी पता चल जाती है तो वो ट्रायंगुलेशन करके धरती पर अपनी पोजीशन को पिन पॉइंट कर लेता है। सुनने में तो ये काफी फूल प्रूफ लगता है। अगर सब कुछ टाइमिंग और दूरी का खेल है, तो फिर ये 10-11 मीटर की गलती की गुंजाइश कहाँ से पैदा हो जाती है? यहीं पर एरर बजट का कॉन्सेप्ट सामने आता है। ये कोई एक बड़ी गलती नहीं है। अच्छा। सोचिए, एक सिग्नल की स्पेस से जमीन तक की यात्रा कितनी मुश्किलों भरी है। इस पूरी यात्रा में कई छोटी छोटी गलतियां जुड़ती जाती हैं और जमीन पर पहुंचते पहुंचते वो एक बड़ी 10-11 मीटर की इनएक्यूरेसी बन जाती है। ये दिलचस्प है, सिग्नल की यात्रा। तो इस यात्रा में क्या क्या मुश्किलें आती हैं? देखिए, कुछ गलतियां तो सिग्नल के पैदा होते ही हो जाती हैं, यानी स्पेस में ही। सैटेलाइट की अपनी घड़ी, जो एटॉमिक क्लॉक होती है, अगर वो 1 सेकंड के अरबवें हिस्से से भी चूक जाए, बस उतने से? हाँ, या सैटेलाइट अपनी तय कक्षा से बस कुछ इंच भी भटक जाए, तो जमीन पर आते आते वो कुछ मीटर की गलती बन जाती है। ये हैं ऑर्बिट एरर्स और सैटेलाइट क्लॉक एरर्स। वाह, मतलब अरबों डॉलर की सैटेलाइट्स भी एकदम परफेक्ट नहीं होती। मुझे लगता था कि सारी गड़बड़ जमीन पर होती होगी। नहीं, कहानी तो स्पेस से ही शुरू हो जाती है। फिर शुरू होता है सिग्नल का सबसे मुश्किल सफर, हमारा वायुमंडल। वायुमंडल, हाँ। जब सिग्नल स्पेस से धरती की तरफ आता है तो उसे आयनोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर, इन दो परतों से गुजरना पड़ता है। ये परतें एक घने ट्रैफिक जाम की तरह सिग्नल की रफ्तार को धीमा कर देती हैं। अच्छा। इसे एटमॉस्फेरिक डिलेज कहते हैं और ये एरर बजट का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो वायुमंडल एक तरह का फिल्टर या लेंस है जो सिग्नल को थोड़ा धीमा या डिस्टॉर्ट कर देता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मौसम या दिन के समय से भी एक्यूरेसी पे फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल पड़ सकता है। और जब सिग्नल बेचारा इन सब मुश्किलों से बचकर शहर तक पहुंचता है तो एक और दुश्मन उसका इंतजार कर रहा होता है। ऊंची बिल्डिंगें, पहाड़ या पेड़, मतलब रुकावटें। हाँ। सिग्नल सीधे आपके फोन तक पहुंचने के बजाय इन चीजों से टकरा कर आता है। इस लंबे रास्ते को मल्टीपाथ एरर कहते हैं। अच्छा। और आखिर में आपके फोन के अंदर के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का अपना थोड़ा बहुत शोर, जिसे रिसीवर नॉइज कहते हैं, वो भी इसमें जुड़ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्बिट की जरा सी गलती, घड़ी का हल्का सा फर्क, वायुमंडल का ट्रैफिक जाम और इमारतों से सिग्नल का टकराना, ये सब मिलकर हमें वो 10 से 11 मीटर की एरर देते। हाँ। ये तो एक तरह का डेथ बाय 1000 कट्स है। हर छोटी चीज मिलकर एक बड़ी समस्या बना रही है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये छोटी छोटी मुश्किलों का जोड़ ही है जो स्टैंडर्ड जीएनएसएस की एक्यूरेसी को लिमिट करता है। तो क्या जियोस्पेशियल दुनिया ने इस चुनौती के सामने घुटने टेक दिए हैं, या उनके तर्कश में कोई ऐसा तीर है जो इन सभी छोटी छोटी गलतियों को
एक साथ ठीक कर सके? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब हाँ है। इस समस्या को हल करने के लिए DGNSS मतलब डिफरेंशियल GNSS और RTK यानी रियल टाइम किनेमैटिक जैसी कई एडवांस टेक्निक्स हैं। ओके। पर इन सभी तकनीकों का दिल एक ही है, एक रेफरेंस स्टेशन का इस्तेमाल करना। 1 मिनट रुकिए, रेफरेंस स्टेशन, ये क्या होता है? रेफरेंस स्टेशन एक बहुत ही हाई ग्रेड GNSS इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे एक ऐसी जगह पर फिक्स कर दिया जाता है जिसकी लोकेशन हमें पहले से ही मिलीमीटर लेवल तक बिल्कुल सटीक पता होती है। अच्छा, तो फिर? अब ये स्टेशन भी उन्हीं सैटेलाइट से सिग्नल लेता है जिनसे आपका मूविंग रिसीवर, जिसे हम रोवर कहते हैं, ले रहा है। हाँ। यहीं पर इसका जादू है, क्योंकि रेफरेंस स्टेशन को अपनी सही लोकेशन पता है। वो सैटेलाइट से मिली लोकेशन और अपनी असली लोकेशन की तुलना करता है। ओह। इस तुलना से उसे तुरंत पता चल जाता है कि उस पल उस जगह पर कुल मिलाकर कितनी एरर है, एटमॉस्फेरिक डिले, क्लॉक एरर, ऑर्बिट एरर, सब मिलाकर। समझ गए, तो वो बस दोनों का अंतर निकाल लेता है। ये तो बहुत चालाकी वाला तरीका है। वो एक तरह से एरर को लाइव पकड़ लेता है। एग्जैक्टली। और एक बार जब उसे ये करेक्शन डेटा मिल जाता है तो वो उसे रेडियो या इंटरनेट के जरिए पास के दूसरे रिसीवर्स यानी रोवर्स को भेज देता है। अच्छा। रोवर इस करेक्शन डेटा को अपनी कैलकुलेशंस पर अप्लाई करता है और अपनी लोकेशन को 10 मीटर से सुधारकर कुछ सेंटीमीटर पर ले आता है। लेकिन इसमें एक बड़ी मुश्किल रही होगी। अगर हर किसी को अपना रेफरेंस स्टेशन लगाना पड़े तब तो ये बहुत झंझट का काम होगा। और यही पुरानी चुनौती थी। पहले सर्वेक्षकों या सेना की टीमों को जब भी हाई एक्यूरेसी वाला काम करना होता था तो उन्हें 2 भारी भरकम बक्से लेकर घूमना पड़ता था। एक को रेफरेंस स्टेशन बनाकर एक जगह पर घंटों के लिए सेट करो, उसे कैलिब्रेट करो और फिर दूसरे मतलब रोवर को लेकर अपना काम करो। मैं उन दिनों को याद करता हूँ, आधा दिन तो सिर्फ सेटअप करने में ही निकल जाता था। बाप रे। ये बहुत मुश्किल, समय लेने वाला और महंगा काम था। जाहिर है ये तरीका स्केलेबल नहीं था। आप पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से तो नहीं बना सकते। आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो प्लग एंड प्ले हो। बस यहीं से कॉर्स का आइडिया पैदा हुआ। सर्वे ऑफ इंडिया ने इसी समस्या को हल करने के लिए कॉर्स यानी कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशंस का एक नेशनल नेटवर्क बनाया है। अच्छा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये स्थायी रूप से लगाए गए रेफरेंस स्टेशंस का एक नेटवर्क है जो पूरे देश में फैला हुआ है। ये स्टेशन 24/7 365 लगातार सैटेलाइट डेटा इकट्ठा करते रहते हैं और उसे इंटरनेट के जरिए एक सेंट्रल सर्वर को भेजते रहते हैं। तो अब किसी को अपना बेस स्टेशन लेकर घूमने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। अब वो सारा भारी काम ये नेटवर्क कर रहा है। वो सेंट्रल सर्वर इस पूरे डेटा को प्रोसेस करके रियल टाइम में करेक्शन डेटा तैयार करता है जो वेब पर मौजूद है। अब मान लीजिए सैन्य बलों की एक सर्वे टीम को सीमा पर कोई मार्किंग करनी है। पहले की तरह 2 भारी उपकरण ले जाने के बजाय वो अब सिर्फ एक हल्का सा रोवर लेकर जाते हैं। सिर्फ एक? हाँ, वो इंटरनेट के जरिए कॉर्स सर्वर से कनेक्ट होते हैं और सर्वर उन्हें तुरंत वो करेक्शन डेटा भेज देता है जिसकी उन्हें जरूरत है। और नतीजा, वो एक डाक टिकट जितनी एक्यूरेसी से जमीन पर किसी भी पॉइंट को मार्क कर सकते हैं। ये वाकई में एक गेम चेंजर है। इसने तो पूरी प्रक्रिया को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। तो ये कोर्स नेटवर्क असल में क्या-क्या सर्विसेज देता है? क्या इसमें एक्यूरेसी के भी अलग-अलग लेवल होते हैं? हाँ, कोर्स नेटवर्क यूजर्स की अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से कई सर्विसेज ऑफर करता है। सबसे सटीक और सबसे पॉपुलर सेवा है नेटवर्क RTK सर्विसेज। RTK मतलब रियल टाइम किनेमैटिक। RTK। ये सर्विस आपको रियल टाइम में यानी तुरंत 3 से 4 सेंटीमीटर की हॉरिजॉन्टल एक्यूरेसी देती है। ये हाई प्रेसिजन सर्विंग, कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए सोने की तरह है। 3 से 4 सेंटीमीटर? ये तो अविश्वसनीय है। और बाकी सर्विसेज? दूसरी सर्विस है DGNSS सर्विसेज। ये भी रियल टाइम पोजीशनिंग देती है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम, लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर होती है। अच्छा। ये बड़े एरिया की मैपिंग, प्रिसिजन एग्रीकल्चर या व्हीकल ट्रैकिंग जैसे कामों के लिए बेहतरीन है, जहां सेंटीमीटर लेवल की जरूरत नहीं है पर मीटर लेवल से कहीं ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए। और तीसरी अहम सर्विस है डेटा एक्सेस। इसमें यूजर्स रॉ सैटेलाइट डेटा, जिसे RINX फाइल्स कहते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं ताकि वो उसे अपने ऑफिस में अपने सॉफ्टवेयर से बाद में प्रोसेस कर सकें। इसे पोस्ट प्रोसेसिंग कहते हैं और इससे अक्सर और भी ज्यादा एक्यूरेसी मिल सकती है। तो अगर हम इन एक्यूरेसी के लेवल्स को एक साथ रख के देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। इसे ऐसे समझते हैं, स्टैंडर्ड GNSS जो हमारे फोन में है
वो आपको बताता है कि आपकी डिलीवरी के लिए गाड़ी किस मोहल्ले में है। हाँ, 10-11 मीटर की रेंज में। फिर आता है कोर्स DGNSS, जो 30-40 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी देता है। ये आपको बताएगा कि वो गाड़ी किस घर के ठीक सामने खड़ी है। बिल्कुल सही, ये बहुत बड़ा सुधार है। और फिर टॉप पर है कोर्स नेटवर्क RTK, जो 3-4 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी देता है। ये आपको ये बताएगा कि डिलीवरी वाला पैकेट आपके दरवाजे के ठीक सामने वाली टाइल पर रख रहा है। सटीकता का ये स्तर ही तो गेम चेंजर है। ये तुलना बिल्कुल परफेक्ट है। और जब आपके पास इस लेवल की एक्यूरेसी होती है तो इसके एप्लीकेशन के दरवाजे खुल जाते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे कि प्रिसिजन फार्मिंग, जहां ट्रैक्टर खुद ब खुद चलते हैं और बीज या खाद ठीक उसी जगह डालते हैं जहां पिछले साल डाला था, जिससे पैदावार बढ़ती है और लागत कम होती है। वाह! तो हम सिर्फ सर्वे या कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, इसका असर तो खेती पर भी पड़ रहा है। खेती, ड्रोन डिलीवरी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, यहां तक कि साइंटिफिक रिसर्च में भी। इसी कोर्स डेटा का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स की धीमी गति को भी ट्रैक करते हैं कि भारत हर साल यूरेशियन प्लेट की तरफ कितने सेंटीमीटर खिसक रहा है। मतलब हम इस नेटवर्क से महाद्वीपों के खिसकने को रियल टाइम में माप रहे हैं। ये वाकई कमाल है। तो कोर्स ने असल में हाई एक्यूरेसी वाली जियोस्पेशियल जानकारी को, जो पहले कुछ गिने चुने विशेषज्ञों की जागीर थी, हर किसी के लिए सुलभ बना दिया है। निसंदेह इसने पूरे जियोस्पेशियल इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया है। अब एक छोटा सर्वेक्षक हो या एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी या फिर सरकारी एजेंसी, हर कोई इस एक्यूरेसी का फायदा उठा सकता है, वो भी बहुत कम लागत में। ये सच में बहुत प्रभावशाली है। चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को एक बार संक्षेप में समझ लेते हैं। जरूर। आज की चर्चा के मुख्य बिंदु ये हैं। हमने जाना कि स्टैंडर्ड GNSS में स्पेस से जमीन तक सिग्नल की यात्रा में कई छोटी छोटी गलतियां जुड़ जाती हैं, जिससे 10 से 11 मीटर का एक एरर बजट बन जाता है। ठीक है। इस एरर को ठीक करने के लिए कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशंस यानी कोर्स का एक नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी लोकेशन हमें पहले से ही पता होती है। भारत में ये नेटवर्क सर्वे ऑफ इंडिया चलाता है। ये स्टेशन लगातार सैटेलाइट सिग्नल की एरर को मापते रहते हैं और उसे एक सेंट्रल सर्वर पर भेजते हैं। और आखिर में ये सर्वर इंटरनेट पर रियल टाइम में करेक्शन डेटा स्ट्रीम करता है, जिससे कोई भी यूजर अपने रोवर के साथ कनेक्ट करके बिना अपना बेस स्टेशन लगाए 3 से 4 सेंटीमीटर तक की नेटवर्क RTK की एक्यूरेसी हासिल कर सकता है। बहुत बढ़िया। और अब श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक अंतिम विचार। हमने देखा कि कोर्स नेटवर्क की पूरी ताकत उसके सेंट्रल सर्वर और इंटरनेट पर लगातार डेटा स्ट्रीमिंग पर निर्भर करती है। ये रियल टाइम करेक्शन के लिए जरूरी है। तो सोचने वाली बात ये है कि हमारे सशस्त्र बलों के लिए, जो अक्सर दूर दराज के इलाकों जैसे कि ऊंचे पहाड़ों या घने जंगलों में काम करते हैं, जहां कनेक्टिविटी एक मसला है, बिल्कुल, जहां इंटरनेट या मोबाइल कनेक्टिविटी भरोसेमंद नहीं है या है ही नहीं, वहां इस टेक्नोलॉजी पर निर्भरता का क्या असर पड़ सकता है? क्या ये एक ऑपरेशनल चुनौती बन सकती है? ये एक अहम सवाल है जिस पर विचार करना जरूरी है।